देखिए, तो यहां तक तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब इसके हम आगे देखते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करता हूं मैं। E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, यहां जो ब्रैकेट के बाहर 2 है इसको अंदर कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL डिवाइडेड बाई, यहां देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे यहां पावर 1 है और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे यहां पावर 1/2 है। पावर हम 1/2 कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बच्चे किसी पे भी अंडर रूट का मतलब है उस पे पावर हाफ, तो अंडर रूट हटा के आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां हो गया पावर 1, यहां हो गया पावर 1/2, तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो नीचे हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और ये डायरेक्शन माइनस पी कैप। अभी बच्चे हम ऑलरेडी जानते हैं कि 2QL को पी वेक्टर कहा जा सकता है, तो विकल्प या पी सिर्फ कहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 माइनस पी कैप। ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया। अब जैसा कि हमने अक्ष वाले में किया था, क्या किया था कि द्विध्रुव को बहुत सूक्ष्म माना था, द्विध्रुव को बहुत छोटा माना था हमने। सिमिलरली वी विल डू द सेम इन इक्वेटोरियल पोजीशन। हम लोग विषुवतीय तल में भी वही बात ले सकते हैं कि यदि द्विध्रुव बहुत सूक्ष्म हो, मतलब L बहुत छोटा हो, इस बात को हम यहां भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं, इफ dipole length is small, यदि द्विध्रुव सूक्ष्म हो, है ना, ये यदि द्विध्रुव सूक्ष्म हो, कहने का मतलब क्या है कि जो L है वो बहुत ही छोटा है R से, R इज मच ग्रेटर देन L, R जो है बहुत बड़ा है और L जो है वो बहुत ही छोटा है। तो यहां देखो बच्चों, हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखो P, नीचे L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, तो केवल R स्क्वायर और उस पे पावर 3/2, डायरेक्शन इज माइनस पी कैप। अभी देखें, ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, सो व्हाट वी विल गेट, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब, और इधर डायरेक्शन माइनस पी कैप। दिस इज आवर सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। अभी ये हो गया, खत्म हो गया। अभी अगर आपको एक्सियल वाला, अक्ष वाला डेरिवेशन याद है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, नाउ या नोट में लिखते हैं, क्या हम जानते हैं कि एक्सिस पर डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई R क्यूब, और यहां p कैप। आप इन दोनों में अंतर देखना शुरू करो कि इक्वेटोरियल मतलब विषुवत पर विद्युत क्षेत्र और एक्सिस मतलब अक्ष पे विद्युत क्षेत्र में क्या क्या अंतर आया है। पहली बात आपको होगी कि सर दोनों फार्मूला लगभग सेम टू सेम ही है, बस एक्सिस वाले में यहां 2 मल्टीप्लाई है और यहां 2 मल्टीप्लाई नहीं है। तो हम लिख सकते हैं नोट का पहला बिंदु क्या, कि
एक्सिस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस पर वो इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 गुना होता है। मतलब देखो यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या सेम टू सेम यही नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब 2 आप इक्वेटोरियल में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, विषुवतीय तल पर प्राप्त विद्युत क्षेत्र में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको एक्सिस मतलब अक्ष के विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात बच्चे, यहां ये अक्ष वाला जो है वो पी कैप डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है। यहां माइनस पी कैप है, मतलब विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण के उल्टी दिशा में होता है। एक द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में है, एक द्विध्रुव आघूर्ण के उल्टी दिशा में है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डायपोल इज इन डायरेक्शन ऑफ, यहां लिख देता हूं बच्चों की जगह खाली है, इज इन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट while electric field at equatorial position, electric field at equatorial position is in opposite direction of dipole moment। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे। लिखिए दूसरा बिंदु, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है, परंतु विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। ठीक, अभी देखो तीसरा पॉइंट, इस पॉइंट को जरा समझना, ये जो है उलझाता है बच्चों को। ये सारा नोट में जो है हम वैसे चीजों को ही बता रहे हैं जो आपको 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये आपको जो है क्या होता है फार्मूला। मैं इधर अब लिखना शुरू करता हूं। देखो, तो एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
उस बिंदु आवेश का परिमाण और उससे जितनी दूरी पर आप विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं उस दूरी का स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पर यह आवेश Q है और इससे आप r दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाहते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसे होता है। लेकिन वहीं पर आप अगर द्विध्रुव का देखें तो द्विध्रुव में जो दोनों फार्मूला आप देखें उसमें क्या रहेगा, नीचे में RQ आ जाता है। यहाँ सीधा कहने का मतलब क्या हो गया मेरा, यहाँ जो होता है विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परंतु देखिए तथा एक विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या हो जाता है, एंड फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए क्या हो जाता है, तो मुझे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ दोनों फार्मूला अक्ष पे और विषुवत पे दोनों आपके सामने हैं। यहाँ भी देखो दूरी के क्यूब मतलब घन के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ भी दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ वर्ग है स्क्वायर पावर 2 है और यहाँ पावर 3 है, क्यूब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इस तीसरे पॉइंट को जरा याद रखना। बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, वो रट लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्वेश्चन पूछा कि विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र का कौन सा ऑप्शन सही है, तो रटे हुए हैं कि विद्युत क्षेत्र के लिए ये फार्मूला सही है, ये सही है, लेकिन ये ध्यान नहीं दिए कि क्वेश्चन ने लिख दिया है क्या, विद्युत द्विध्रुव के लिए देखना है। अगर विद्युत द्विध्रुव के लिए आपको देखना है, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आपको देखना है, तो ये फार्मूला करेक्ट होगा, न कि ये। तो ध्यान से जरा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट पे चले आते हैं, और तीसरे पॉइंट में हमने कल ही बता दिया था कि हम क्या पता करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। क्या हमें पता करना है, विद्युत द्विध्रुव के सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये हमें पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हमारा टॉपिक हो गया, तीसरा टॉपिक, ठीक है। तो देखिए मिटा देता हूं इसको। सबसे पहले इसमें भी हम फिगर बनाएंगे, फिगर में बहुत सारे बातों की चर्चा करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। जरा सा ध्यान, सब बच्चे फोकस इधर, ठीक है, फोकस इधर कर लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात आ गई। देखो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, इधर हो गया मान लो -Q चार्ज और इधर हो गया +Q चार्ज। ये मध्य बिंदु हो गया O, इस पॉइंट को आप मान सकते हो A, इस पॉइंट को आप मान सकते हो B। मान लेते हैं कहीं पर एक ये तीसरा पॉइंट है, कुछ भी आप मान लो, P मान लो, P नहीं मानो, कुछ भी मानो, D मानो, T मानो, कुछ मानो, कोई बिंदु D है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये न ही तो इसके अक्ष पर है, न ही तो इसके विषुवतीय तल पर है, ये कहीं भी है। अब हम कहेंगे ये मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये मध्य बिंदु से r दूरी पर है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है विद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बनाता है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव से ये थीटा कोण बना रहा है। अब कलर्ड चौक कहाँ है जी, देखिए, देखो बच्चों, हम जानते हैं बच्चों, कल मैंने थोड़ा सा वेक्टर के बारे में आपको बताया था
कि मान लो ये हो गया पी वेक्टर, ठीक है, इसको हम दो दिशा में तोड़ना चाहते हैं, एक ऐसे, और जो दो दिशा में तोड़ेंगे दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एक इधर है अगर तो दूसरा इस पर 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में 90 डिग्री कोण बनाएंगे, ये और ये 90 डिग्री कोण बनाएंगे। अगर मान लो इधर थीटा है तो कल भी हमने बताया था इधर तुम गुना करोगे उस वेक्टर में, मतलब पी है वेक्टर तो पी में गुना करोगे cos थीटा, और जो दूसरा 90 डिग्री के बाद है उसमें गुना कर दोगे वेक्टर में sin थीटा, मतलब वेक्टर है पी उसमें sin थीटा से गुना कर दोगे। इस तरह से किसी भी वेक्टर को आप दो लंबवत दिशाओं में तोड़ सकते हैं, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। अभी देखो यहां भी -q से +q की ओर हम आपको पढ़ा चुके हैं पी वेक्टर होता है। तो अभी हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम तोड़ देते हैं, किधर, एक इधर तोड़ देते हैं और एक इसके 90 डिग्री, ठीक इसके 90 डिग्री। देखो इधर थीटा लगा हुआ है ना, अगर इधर ये थीटा लगा हुआ है तो ये पी वेक्टर इधर टूट के आ जाएगा पी cos थीटा, और ये इधर टूट के आ जाएगा पी sin थीटा, पी cos थीटा, ठीक है ना बच्चों। देखो अब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब इस द्विध्रुव को भूल जाओ कि द्विध्रुव ऐसे है, ये वाला जो द्विध्रुव था ये भूल जाओ। अब मैंने दो दो द्विध्रुव प्राप्त कर लिया, इसको तोड़ के एक किधर हो गया तो एक ये इधर द्विध्रुव हो गया, और दूसरा द्विध्रुव कौन हो गया तो दूसरा द्विध्रुव इधर हो गया पी sin थीटा के रूप में और ये पी cos थीटा के रूप में। अगर आप गौर कीजिएगा बच्चों तो P cos थीटा को ही आगे बढ़ा देने पर बिंदु D मिलता है जहां हमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। तो हम अक्ष जानते हैं कि कल हमने पढ़ा है अक्ष किसको कहते हैं, हम कहे थे कि द्विध्रुव को ही जरा सा लंबा बढ़ा दो तो वो अक्ष कहलाएगा। तो देखिए P cos थीटा को ही थोड़ा आगे कर देने पर बिंदु D आता है, मतलब P cos थीटा के लिए बिंदु D इसके अक्ष पर है, P cos थीटा के लिए बिंदु D इसके किस पर है, अक्ष पर है। अगर वही बात की जाए P sin थीटा की तो P sin थीटा इस तरह से गया है और इससे 90 डिग्री पर, इससे 90 डिग्री, मैंने पहले ही बता दिया ये 90 डिग्री है, इससे 90 डिग्री पर यह बिंदु D है। यह काम करता है विषुवतीय तल का। आपको यह भी ज्ञात है, मैंने कल बताया था, यदि एक ये द्विध्रुव है तो इसके मध्य बिंदु से लंबवत कोई बिंदु रहेगा तो ये बिंदु इसके विषुवतीय तल पर कहलाता है। तो उसी तरह से देखो ये P sin थीटा इधर गया है और इस पर 90 डिग्री है ये बिंदु D, मतलब P sin थीटा के लिए बिंदु D विषुवतीय तल पर है और P cos थीटा के लिए बिंदु D इसके अक्ष पर है, इसके एक्सिस पर है, ठीक है। तो ये आपको समझना है पहले। अब आइए इसका थ्योरी हम लिखते हैं। इसको आप आर वेक्टर भी दे सकते, पी वेक्टर cos थीटा, पी वेक्टर sin थीटा, दूरी को आर वेक्टर दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिजॉल्व पी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। सबसे पहले हम पी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं आर वेक्टर के दिशा में और आर वेक्टर से परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हम पी वेक्टर को आर वेक्टर की दिशा में तथा इसके लंबवत रिजॉल्व करते हैं या तोड़ते हैं, आप आसान भाषा में लिख सकते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। ये हम तोड़ लिए। अब देखिए हम लिखेंगे नीचे, अब आर वेक्टर की दिशा में पी वेक्टर का घटक
आर वेक्टर की दिशा में पी वेक्टर का घटक टूट के कितना है आर वेक्टर की तरफ, तो कहेंगे पी वेक्टर कॉस थीटा आया है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर along आर वेक्टर डायरेक्शन, along आर वेक्टर डायरेक्शन इतना आ गया, तथा आर वेक्टर के लंबवत दिशा में पी वेक्टर का घटक, आर वेक्टर इधर है, इससे 90 डिग्री, पूरा शर्ट तो भीग गया यार। अब कूलर चलाऊंगा तो आवाज होने लगेगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए चला देता हूं फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो क्या बोल रहे हैं हम कि आर वेक्टर के लंबवत दिशा में पी वेक्टर का घटक, तो आर वेक्टर इधर है, अब आर वेक्टर के 90 डिग्री में टूट के कितना आया है, तो 90 डिग्री में टूट के आया है पी वेक्टर साइन थीटा। कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आ गया है पी साइन थीटा, ये हमारे पास यहां उपलब्ध है। अब देखिए थ्योरी लिखेंगे, we can say that point D is on the axis of P vector cos theta, P vector cos theta के एक्सिस पर है, एंड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ P वेक्टर साइन थीटा। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि P वेक्टर cos थीटा के लिए बिंदु D अक्ष पर है, तथा P वेक्टर साइन थीटा के लिए विषुवतीय तल पर है, विषुवतीय तल पर है। अभी देखो फिगर में मैं कुछ मॉडिफिकेशन करता हूं, कुछ सुधार करता हूं। फिगर में मैं कुछ सुधार कर रहा हूं। देखो अभी देखो बच्चा पार्टी, फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला था हमारा कि अगर अक्ष पे रहेगा तो अक्ष का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यूब। याद है कि नहीं आप लोग को? अरे तो अक्ष का काम बस p cos थीटा वाला कर रहा, तो p था तो p लिखते थे, p cos थीटा है तो p cos थीटा लिखेंगे, क्या दिक्कत है जी। और विषुवत वाला क्या आया था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट केवल p बटे आर क्यूब, p था तो p बटे आर क्यूब लिखते थे। यहाँ विषुवत का काम कौन कर रहा है, p साइन थीटा कर रहा है, तो इसके लिए p साइन थीटा लिखेंगे। ये हो जाता था, ये उतारना नहीं है, अभी समझा रहे हैं। ये अक्ष का था, ये विषुवत का था, ये एक्सिस का है और ये इक्वेटोरियल प्लेन का है। फिर एक्सिस वाला जो होता था वो इसी की दिशा में होता था जिधर द्विध्रुव होता था, और ये होता था उससे उल्टी दिशा में। समझो मेरी बात को। और यहां देखो, तो यहां देखो p cos थीटा का दिशा इधर ही है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा p cos थीटा वाला का विद्युत क्षेत्र भी इसी की तरफ बनेगा, क्योंकि देखो अक्ष वाला जो होता था p वेक्टर की दिशा में होता था, लेकिन इक्वेटोरियल वाला
उससे उल्टा होता था। अब देखो इक्वेटोरियल का काम कौन कर रहा है, तो पी साइन थीटा कर रहा है, ये इधर जा रहा है, तो डी बिंदु पर पी साइन थीटा के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये जा रहा है इधर तो ये जाएगा इधर, उल्टा। ये विद्युत क्षेत्र जो आएगा ये किसके कारण आएगा, तो पी साइन थीटा कारण, और ये दोनों फिर से देखो कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये भी आप चित्र में क्या कीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। अभी देखिए, अब इस बात को मैं लिखता हूं। तो पी वेक्टर कॉस थीटा के कारण बिंदु डी पर विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख देंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी ड्यू टू पी वेक्टर कॉस थीटा। पी वेक्टर कॉस थीटा के कारण कितना हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसके कारण, पी कॉस थीटा के कारण, ये वाला पी कॉस थीटा के कारण। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला याद रहना चाहिए अक्ष वाला, 2p बटे r क्यूब ऐसे होता था। तो यहां तो p होता था तो p लिखते थे, अभी क्या है, p cos थीटा है, तो हम भी क्या लिखेंगे, p cos थीटा लिखेंगे। कितना आसानी से बोलिए सज गया। अभी हम केवल यहाँ परिमाण देख रहे हैं, ठीक है ना, हम केवल यहाँ परिमाण देख रहे हैं, तो वेक्टर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जान ही रहे हैं कि p वेक्टर cos थीटा और p sin थीटा वाला दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री है, ये हम फिगर से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो फिगर में नहीं मिटा रहा हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि इसके बाद आपको फिर फोटो लिखना है, ऐसी बात नहीं है, फिगर हम पहले ही उतार चुके हैं। अभी आइए बच्चों, या फिगर मिटा ही दूं, मिटा देता हूं, अब इसका काम कुछ नहीं, हो गया। देखिए इसी प्रकार P वेक्टर साइन थीटा के कारण बिंदु D पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु D पर विद्युत क्षेत्र हम देख लेते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D ड्यू टू P वेक्टर साइन थीटा। P वेक्टर साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम अब ऑब्टेन कर रहे हैं। तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण पता कर रहे हैं, P साइन थीटा के कारण। तो ये विषुवतीय का काम कर रहा है, जो कि हम पहले यहां देख रहे हैं। P cos थीटा के लिए बिंदु D अक्ष पर है तथा P साइन थीटा के लिए विषुवतीय तल पर है ना। तो P साइन थीटा के लिए विषुवतीय तल पर है, विषुवतीय तल का फार्मूला लिखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चा को पीछे के क्लास में वो ध्यान नहीं देता है और आगे के क्लास में आके बैठता है तो एकदम उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्या बता रहे हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम माथे के ऊपर से जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पिछला चीज याद नहीं है, आपने शुरू की क्लास में ढिलाई बरत दी, तो आगे के क्लास में आपको दिक्कत होना ही होना है। अब बोलिए, अक्ष पर का फॉर्मूला आपको याद नहीं है, विषुवत का फॉर्मूला आपको याद नहीं, जो कि हम तो आज ही शुरुआत में ही सबसे पहले हमने इसी को ऑब्टेन किया है, इसी को प्राप्त किया है। तो इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला आया था सिर्फ P/r³, याद है ना आपको। हालांकि वहां P होता था तो P लिखते थे, यहां P साइन थीटा है तो हम यहां लिखेंगे P साइन थीटा। मार्क इज एट इक्वेशन 2 एंड mark this equation as one equation, first equation.
अभी देखिए चित्र में ही हम देख चुके थे कि ईपी कॉस थीटा और ईपी साइन थीटा दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो इनको अब हमें जोड़ना है। हम जानते हैं कि ई वेक्टर टी कॉस थीटा तथा ई वेक्टर टी साइन थीटा एक दूसरे पर लंब हैं, इसलिए इनका सदिश योग, इसलिए इनका सदिश योग, नीचे देखेंगे सदिश योग कैसे आता है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, वी नो दैट ई वेक्टर पी कॉस थीटा एंड ई वेक्टर पी साइन थीटा आर perpendicular to each other, so their vector addition is, इसलिए उनका वेक्टर एडिशन सदिश योग क्या हो जाएगा। एक बार हिंदी लिखो, एक बार इंग्लिश लिखो, बड़ा टाइम मरता है। देखो क्या हो जाएगा, तो नेट मतलब कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पहले वेक्टर का स्क्वायर, तो चलो पी कॉस थीटा वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, तो पी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और उनके बीच का एंगल कॉस में। तो दोनों कितने डिग्री पर हैं, लंब है 90 डिग्री है, तो कॉस में 90 डिग्री। इस तरह से हम जोड़ते हैं। अगर मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है जिनके बीच थीटा एंगल है, तो हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस थीटा। हालांकि यहां पर थीटा जो है 90 डिग्री है, दोनों लंब है एक दूसरे पर। अभी बच्चे हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री 0 होता है, तो cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो 0 से गुना होकर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म हम कह सकते हैं ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो खत्म हो गया, बचा सिर्फ ये दोनों। तो इन दोनों को हम प्रोसीड करते हैं। आइए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो ई नेट अंडर रूट, देखिए पी कॉस थीटा कितना है, इतना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ईपी साइन थीटा क्या था जी, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर है ना दोनों पर। देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब, और यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब, ये दोनों में है ना, ये दोनों में है, तो हम दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। ई नेट इज इक्वल टू, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटे आर क्यूब का स्क्वायर, ये दोनों में है। अब बच क्या गया, तो यहां बच गया केवल 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा
का स्क्वायर लगाना मत भूलिए, स्क्वायर दोनों में था, कॉमन में भी स्क्वायर आएगा। देखिए हम कॉमन में भी स्क्वायर निकाले हैं और 2 cos थीटा का स्क्वायर रह जाएगा। यहां क्या रह जाएगा, केवल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और टोटल पे अंडर रूट, टोटल पे अंडर रूट है। और आगे बढ़ाते हैं इस बात को। देखिए ये स्क्वायर अंडर रूट से टूट के बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, ये अंडर रूट से बाहर निकल गया। यहां पर देखिए 2 cos थीटा का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आगे बच्चे 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 + 1 4 हो जाएगा फिर से। तो इसको हम फर्दर करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहां प्लस एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं बच्चे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो आई कैन राइट इट लाइक E net इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हो गया, यही इसका फाइनल आंसर रहता है। ठीक है, अभी देखिए बच्चों इसका जो है हमें डायरेक्शन भी पता करना है। ठीक है, हम इसका डायरेक्शन भी पता करेंगे, और आई थिंक ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, ये सब तो पढ़ा ही दिए। हाँ, एक गॉस लॉ रह गया है ना, हाँ गॉस का नियम अब हम नेक्स्ट में जो है आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ये आप नोट कीजिए। अभी देखिए अब बात करते हैं डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन जो है इसका कितना हो जाता है। ठीक है, अब हम डायरेक्शन देखेंगे। देखते हैं डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन देख लेते हैं, चलो बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल खोज रहे थे कि मिल जाए न्यूमेरिकल, अगर मिल ही जाएगा। देखिए तो जब दो जैसे कि कहा गया EP साइन थीटा और EP cos थीटा दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री था, इस तरह से आ रहा था। E वेक्टर P cos थीटा इधर था और E वेक्टर P साइन थीटा इधर था। जब दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री हो तो इनको जुड़ के जो वेक्टर आता है, मान लीजिए यहां से अगर अल्फा कोण कह लीजिए, अगर ये अल्फा कोण बना रहा है जो जुड़ के आ रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या आ रहा, E नेट, मतलब दोनों को जोड़ के ये जो निकाले हैं इसका दिशा ये अल्फा कोण से पता चलता है, जो कि लिखाता है tan अल्फा बराबर कितना, तो EP साइन थीटा जो 90 डिग्री वाला है वो, और इधर वाला, तो E वेक्टर P साइन थीटा बटे E वेक्टर P cos थीटा, इस तरह से लिखा जाता है। तो tan अल्फा बराबर, चलो लिखो, EP साइन थीटा कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और EP cos थीटा कितना था, दिमाग में याद रहना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन। नहीं याद है तो देखो यहाँ तो लिखे ही थे, 2P cos थीटा है ना, 2P cos थीटा बटे आर क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन खत्म हो जाएगा, P अपॉन आर क्यूब से P अपॉन आर क्यूब खत्म हो जाएगा। बच क्या जाएगा, जो बच जाएगा उसकी चर्चा करते हैं। देखिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर बच गया केवल साइन थीटा और नीचे बच गया 2 cos थीटा।
हम जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा। तो अल्फा को इधर ही रहने दीजिए और टेन को उधर भेज दीजिए, तो टेन इनवर्स, टेन इधर जाएगा तो टेन इनवर्स, जो इधर बचा हुआ है 1/2 टेन थीटा। इसी तरह से इसका कोण लिखा बनेगा। ठीक है, हम कहेंगे कि जो कुल विद्युत क्षेत्र ई नेट आएगा, आर वेक्टर इधर ही ना था, आर वेक्टर से इतना कोण बनाएगा, यही इसकी दिशा हो जाएगी। इस ढंग से हम कहेंगे, मैं लिख भी दे सकता हूं, कुल विद्युत क्षेत्र, जिसको हम ई वेक्टर नेट कह सकते हैं, ई वेक्टर नेट कॉमा आर वेक्टर से अल्फा कोण बना रहा है। ये और अल्फा कोण हम ऊपर ही पता करके बता दिए हैं कि कितना होता है। हम लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ अल्फा, ब्रैकेट में मेंशन्ड एभव, जो कि अल्फा हमने ऊपर मेंशन कर लिया है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विथ आर वेक्टर, आर वेक्टर से इतना अल्फा कोण ये बना रहा है, जो कि ऊपर हम बता दिए हैं कि अल्फा कितना है। इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन डायपोल का खत्म होता है। ठीक है, इस तरह से डायपोल हमारा खत्म हो जाता है। अब देखिए, हम आगे इस पर बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करने का हम प्रयास करेंगे। इसको उतार लें आप लोग, या इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और दूसरा एक नया वीडियो बनाते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके।